विकास दुबे एनकाउंटर केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पीयूसीएल की ओर से मुठभेड़ पर सवाल उठाए। इस दौरान दोनों पक्षों की दलीलें हुई और सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि जांच को और पुख्ता किया जाए। कोर्ट ने कहा, यूपी सरकार की ओर से बनाई गई न्याय कमेटी का पुनर्गठन होगा। कमेटी में एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को जोड़ा जाएगा। यूपी सरकार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कोर्ट में सौंपेगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ड्राफ्ट नोटिफिकेशन देखेगा, उसके बाद ही कोई आदेश जारी होगा। इस दौरान सीजीआई ने यह भी टिप्पणी की कि यह पहलू भी देखा जाना चाहिए, सीएम, डिप्टी सीएम जैसे लोगों ने क्या बयान दिए, क्या वैसा ही पुलिस ने भी किया। मामले की अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। बने रहिए हमारे साथ, इस मुद्दे पर करेंगे आज विस्तार से चर्चा, हर पहलू को खंगालेंगे भी और आपके सामने हर फैक्ट को रखते हुए जो आज सुनवाई हुई, क्या कुछ रहा, उस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ याचिकाकर्ता अनूप अवस्थी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस राजेश राय जी भी जुड़ गए हैं। राजेश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे दो संवाददाता, दिल्ली से राहुल मिश्रा और लखनऊ से पवन सिंह सेंगर भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन रहा, क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इस पर तो हमने विस्तार से जानकारी दर्शकों को दे दी है, और क्या क्या पहलू हैं जो सबसे पहले इस चर्चा में लाए जाने जरूरी हैं, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने साफ सीधे तौर पे जो कमेटी है, कमेटी का नए तरीके से फॉर्मेशन की यहाँ पर बात की है और 22 तारीख को इन लोगों को जो कमेटी, जो रूपरेखा होगी कमेटी की, उसकी कमेटी की रूपरेखा यहाँ पर उनको देना होगा, कोर्ट में देना होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि इसमें कहा सकता है कि जो यूपी सरकार की तरफ से तमाम दलीलें दी गई, उस पर कहीं सीधे तौर पे इत्तेफाक नहीं रखा है और यही कारण है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजें यहाँ पे पूछा है कि कोई एक आदमी जब पैरोल से जब बाहर निकलता है और पैरोल से इतने जब उसके ऊपर केसेज रहते हैं, 50 से ऊपर उसके ऊपर केसेज हैं और 50 से ऊपर केसेज होने के बाद भी वो बाहर निकल करके इस तरीके का वारदात यदि करता है, तो आखिर में वो कहीं सीधे तौर पे कानून व्यवस्था और पूरा का पूरा जो सिस्टम है उसके ऊपर सवालिया निशान यहाँ पर खड़ा होता है कि आखिर में कैसे ये पूरा का पूरा अंजाम दिया जाता है, इस तरीके के वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है। कई चीजें हैं। उसके साथ ही साथ यदि कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कमेटी पे इत्तेफाक नहीं रखा, कमेटी का उन्होंने कहा है कि नए सिरे से कमेटी को यहाँ पे आप गठन कीजिए और नए सिरे से कमेटी को गठन करके उसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या रिटायर्ड पुलिस ऑफिशियल उसमें जो है उसको यहाँ पर उसमें शामिल करने की बात उन्होंने कही और उसके बाद आप लेकर, ठीक है, नए सिरे से होगी एनकाउंटर की जांच, ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है राजेश राय जी, आज सुप्रीम कोर्ट जो है विकास दुबे का जो क्राइम रिकॉर्ड है उसे देखकर भी हैरान रह गए, उस पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने इस बात पे भी टिप्पणी की है कि एक इतना बड़ा क्रिमिनल जिसकी इतनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, और जहां तक मैं अभी आपके यहाँ तो चर्चा नहीं हुई लेकिन जो समाचार पत्रों के माध्यम से मैं पढ़ रहा था उसमें उन्होंने एक टिप्पणी ये भी किया कि जिसकी इतनी क्रिमिनल हिस्ट्री है और जितने इतने मामले में कोर्ट्स को फेस किया, उसके बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ, ये भी थोड़ी सी आश्चर्यजनक बात है। कुछ इस तरह की भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने जो अभी आपके उसमें टिप्पणी दिखाया गया कि जिसके ऊपर 65 केसेस थे वो जेल से बाहर कैसे था, इस बात पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। और मैं समझता हूं कि एक बड़ा अच्छा, मैं तो इसको एक बहुत ही वेलकम मूव कहूंगा और सुप्रीम कोर्ट से ये अपेक्षित भी था कि जो उन्होंने जो कमेटी है, जो यहाँ पर एक सिंगल जज के, हालांकि वो भी जो सिंगल जस्टिस थे उनके ऊपर भी कोई अविश्वास का कारण नहीं था, लेकिन जो पब्लिक है, जो याचिका करता है, जो लोग हैं, उन लोगों में एक विश्वास की भावना जगे, इसलिए उन्होंने उसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को ऐड करने की बात की है, जो एक अच्छी बात है और मैं समझता हूं इससे लोगों में जो जांच होगी उसके प्रति एक विश्वास पैदा होगा। ठीक है अनूप अवस्थी जी, आप क्योंकि याचिकाकर्ता हैं तो मैं आपसे और तकनीकी पहलू के बारे में विस्तार से समझना चाहूंगा, खासकर सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को लेकर, उस स्टेटमेंट को लेकर जिसमें यह भी कहा गया कि यह पहलू भी देखा जाए कि सीएम, डिप्टी सीएम जैसे लोगों ने क्या बयान दिए, इसके क्या मायने हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर चिंतित है कि जो
रूल ऑफ लॉ है उसका ब्रीच हुआ है। और रूल ऑफ लॉ का ब्रीच अगर इस वजह से हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और अन्य लोग हैं, अगर वहां से किसी प्रकार का निर्देश आया है कि ऐसा किया जाए तो बहुत ही चिंताजनक है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, क्योंकि ये बात वहां पे उठाई गई थी खासकर पीयूसीएल के एडवोकेट के द्वारा, और वो इस विकास दुबे के इनकाउंटर से ही संबंधित नहीं था। वो जो 2017 से लेके अभी तक की तमाम सारी किलिंग्स हुई हैं उनसे संदर्भित था, और उसमें इसको भी शामिल करने की कोशिश की थी उन्होंने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो विकास दुबे का पूरा मामला है उसको अलग, और जो पीयूसीएल के द्वारा दायर की गई याचिका थी उसको अलग अलग करके सुनवाई करने की बात कही है। तो उस संदर्भ में उन्होंने इस टिप्पणी को किया था कि जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा या माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा इस संदर्भ में, उन सबको भी कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि यह जो इनकाउंटर्स हैं कहीं उससे प्रेरित तो नहीं है। जी ठीक है पवन सेंगर, मैं बात करना चाहूंगा आप ड्राफ्ट नोटिफिकेशन की। राज्य सरकार को अब ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बुधवार को सौंपना है सुप्रीम कोर्ट में। इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि अब नए सिरे से होगी एनकाउंटर की जांच, इसी पर लगातार चर्चा हो रही है। हाँ देखिए दिव्यांश, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार अब इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है उसके अनुसार ही उसको काम करना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम प्रयास ये किए थे सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई से पहले और सुप्रीम कोर्ट के पहले दिन, यानी फर्स्ट दिन जब सुनवाई हुई उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया था उसमें इस बात का तमाम जिक्र किया गया था कि ये फर्जी एनकाउंटर नहीं है और इसको किस तरीके से पुलिस वाले उसको भागने से रोकने का प्रयास किए, उसके बाद वो उसने फायर किया, उसके बाद पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताने का प्रयास किया गया कि रिटायर्ड जज द्वारा पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। एसआईटी गठित कर दिया गया है जिसमें एक सीनियर मोस्ट आईएएस जो है उनके अंतर्गत एसआईटी गठित किया गया है। उनके अंतर्गत एक एडीजी रैंक का अधिकारी और एक डीआईजी रैंक का अधिकारी है। उसके अलावा उस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के तमाम बातों को दरकिनार करते हुए खास तौर से जो रूल्स हैं, खास तौर से जो कानून के अंतर्गत कार्य होना चाहिए उसका हवाला दिया और कहा कि ये फैसला लेना कोर्ट का काम है। तमाम ऐसी बातें हैं। उत्तर प्रदेश सरकार आप यूं कहें कि पूरी तरीके से अब तैयार है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है और जो नेक्स्ट बुधवार को इस पूरे मामले पे सुनवाई होनी है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखना है, वही जो मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम के जो बयान की बात आ रही है कि किस तरीके से उन्होंने बयान दिया, क्या पुलिस उन बयानों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्य को अंजाम दिया है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है कि क्या उस तमाम तरह की बातों को फॉलो करते हुए पुलिस ने इस तरह के इनकाउंटर किए, क्या इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के सरकार अब अपने आप को तैयार कर रही है और जब कोर्ट के समक्ष इन तमाम बातों की सुनवाई होगी तो सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। लेकिन आप निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि पुलिस महकमा के थोड़ी सी चिंता का विषय, क्योंकि पुलिस चाहती थी कि इस पूरे मामले का कोई बड़ा स्तर पे या बड़े स्तर पे फिर से इसको लिंगर ऑन न किया जाए या जांच की बात जो चल रही थी वो लंबे समय तक न चले या उसमें कोई और पहलू नया न जोड़ा जाए, क्योंकि पुलिस के इकबाल, पुलिस के मनोबल की बात और पुलिसिंग के कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे। इन तमाम बातों को लेकर के हरीश साल्वे ने अपना पक्ष भी रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है। राजेश राय जी, ये तो बात हो गई जांच की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण जो टिप्पणी की थी उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पहले भी बात हुई थी जमानत वाली बात पर कि जब क्राइम रिकॉर्ड देखा तो विकास दुबे का, तो सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहीं ना कहीं यह गंभीर सवाल नहीं खड़ा कर दिया है, और यह न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल है कहीं ना कहीं राजेश जी, कि जिस पर इतने मुकदमे दर्ज हो उसे जमानत कैसे मिल गई, कैसे वो बाहर घूम रहा है? जमानत सरकार तो देनी देती है। बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया पर भी एक टिप्पणी है, प्रतिकूल टिप्पणी है, क्योंकि बात ये देखें ना 65 केसेस में जमानत पर छूटना ही बात इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है राजेश जी, क्योंकि 2017 में एसआईटी ने गिरफ्तार किया था विकास दुबे को, जेल गया था, जमानत मिल गई। मैं उसी बात पे कह रहा हूं आपके दिव्यास जी कि केवल वो जमानत पे था, केवल इतना ही महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि उसके खिलाफ 8 हत्या के मुकदमे, तमाम गैंगस्टर के मुकदमे, तमाम हत्या के प्रयास के मुकदमे
और उन मुकदमों में वो छूट गया, जी जी जी, उसका जो छूट जाना है उस पर टिप्पणी है सीजेआई की, सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, कि इतने बड़े बड़े मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर है वो छूट कैसे गया, ये कहाँ का न्याय है? ठीक है, न्यायपालिका जो न्याय है उसकी न्याय की मूर्ति की आंखें जो है वो बंद रहती है, उसपे पट्टी बंधी है, लेकिन क्या इतनी पट्टी बंधी है कि हमको जो तथ्य है वो दिखने ही ना पाए, देखने ही ना दिए जाए? ठीक है अनुपम, ठीक है, ठीक है अनुपम अवस्थी जी, आप याचिका करता हैं तो ये सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आपने जैसे कि एनकाउंटर को लेकर सवाल दागे हैं, तो ये सवाल भी तो अब न्यायिक प्रक्रिया पर दागा गया है कि जिसके खिलाफ इतने सारे मुकदमे दर्ज हों वो कैसे खुलेआम बाहर घूम रहा था, कैसे जमानत मिल गई? ये सवाल किससे है, किसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी? जरा विस्तार से बताइए, समझाइए जनता को। जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो उत्तर प्रदेश के पुलिस सिस्टम और न्यायिक व्यवस्था दोनों के ऊपर टिप्पणी है, और पुलिस पे ज्यादा टिप्पणी है। सिलसिलेवार तरीके से बताइए सर, सिस्टमेटिक तरीके से समझाइए कैसे पुलिस पर है और कैसे न्यायिक प्रक्रिया पर है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक पूरा चार्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें उसको बताया कि वो गैंग लीडर भी है, उसकी हिस्ट्री शीट भी खुली है। सुप्रीम कोर्ट इस बात पे हैरान था कि आखिर वो क्या प्रोसेस रही जिससे उसको पेरोल लेने में आसानी हुई, क्योंकि केवल अकेले न्याय व्यवस्था पेरोल नहीं देती है। प्लीज सर, अनूप जी बी स्पेसिफिक, मैं बात कर रहा हूं जमानत कैसे मिल गई, ये पट्टी किसने बांधी हुई थी? ये पट्टी किसी ने बांधी हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट कहा है वो मैं बात कर रहा हूँ। ये टिप्पणी किसके लिए है? ये टिप्पणी किसके लिए है? पुलिस और जो न्यायिक व्यवस्था दोनों के लिए है, और क्योंकि मैं उसमें शामिल रहा हूँ सुनवाई में, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये न्यायिक व्यवस्था के ऊपर अकेले टिप्पणी नहीं है। उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है आज की। वो इंस्टीट्यूशनल फेलियर जो है वो क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, और क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन केवल और केवल न्याय व्यवस्था नहीं है, पुलिस भी उसमें शामिल है, पूरी तरीके से शामिल है। राजेश जी, दोनों साथ फेल हुए हैं इसमें। ठीक है राजेश जी, वो क्या कह रहे हैं? दिव्यांश जी वो क्या कह रहे हैं? सर वो पूरा सवाल पुलिस पर भी उठा रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पर भी उठा रहे हैं कि ये टिप्पणी पुलिस के लिए भी है, न्यायिक प्रक्रिया के लिए भी है। मैं इस बात को मानता हूं कि जो पुलिस है, पुलिस सिस्टम में खामियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है न्यायिक प्रक्रिया के मुताबिक वहां पर न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जहां एक बार पुलिस की जिम्मेदारी है कि सारे तथ्यों को उनके सामने रखे और उसके आधार पर निर्णय दे। लेकिन मैं समझता हूं जो सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि क्या वहां पर बैठे हुए जो न्यायाधीश हैं वो केवल वो बाबू हैं जो एविडेंस आया उसको उन्होंने लिख करके जजमेंट दे दिया? उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो उस फैक्ट्स को पता करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं, न्याय को पूर्ण करने के लिए वो 2 कदम और आगे भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एविडेंस में कोई कमी है तो उसको पूरा करने के लिए वो और अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। 8 हत्या के मामलों। ठीक है सर, ठीक है। पवन सेंगर चर्चा में आपको लाना चाहूंगा। आप रिपोर्टर हैं, आपने कई ऐसे मामलों को कवर किया है जहां पर आपराधिक रिकॉर्ड वाले गुंडे, बदमाश, अपराधी जमानत पर छूट जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप एक हिस्टोरिक टिप्पणी है जो आने वाले कई केसेस में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? जिस पर इतने सारे केस दर्ज हों, इतने मुकदमे दर्ज हों, वो कैसे जमानत पर छूट जाता है? क्योंकि निश्चित तौर पर दिव्यांश ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, खासतौर से किसी भी सरकार के लिए और कोर्ट के लिए या पुलिसिंग के लिए। लेकिन आपको समझना होगा कि जो हिस्ट्री शीटर होते हैं, जैसे दुर्दांत अपराधी की बात कर लेते हैं, विकास दुबे की बात कर लेते हैं, थाने में घुस करके ये गोली मारने का काम करता है, थाने के अंदर मौत हो जाती है, लेकिन उस मामले में ये जेल से छूट जाता है। इसका मतलब साफ है कि जो गवाह होते हैं, जो सबूत होते हैं, जो साक्ष्य होते हैं, वो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से उनको हटाया जाता है, उनको तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, या जो गवाह होते हैं वो पलट जाते हैं, वो बदल जाते हैं। ये बात सामने आती है कि वो थाने में विकास दुबे मौजूद तो था लेकिन हत्या में शामिल नहीं था, वो वहाँ पे FIR दर्ज कराने गया था, अपनी बात करने गया था, और उसको पुख्ता तौर पर गवाह इस बात को लेकर के कोर्ट में जाते हैं और बताते हैं कि हाँ ये सही है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो उसके पीछे के भी कारणों को भी जानना होगा कि इतना बड़ा आरोप अगर किसी पे लगा है और 2 गवाह इस बात को गवाही दे देते हैं कि नहीं ये गलत है, या उसके पक्ष में 2 गवाह खड़े नहीं होते हैं, तो और समय दिया जाना चाहिए साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए। तमाम तरह के सर्विलांस, तमाम तरह के CCTV फुटेज, तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए, या यूं कहे कि तमाम अब जो CDR निकाला जा रहा है, तमाम तरह की बातें अब
सामने आ रही हैं। अगर कोई हिस्ट्री शीटर है उसके खिलाफ ठीक है, जांच की बात हो गई, जांच की बात हो गई, जांच में क्या निकल कर सामने आता है नहीं की जाती है। ठीक है, ठीक है। राहुल मिश्रा, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो ऑब्जर्वेशन दिया, कौन कौन कटघरे में? सीधे तौर पे यदि कहा जाए कि पूरी की पूरी न्यायिक प्रणाली को ही सीधे तौर पे और जो वहाँ के पुलिसिंग फैक्टर है उसके ऊपर सवाल उठाया है, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे यदि कहा जाए, जब कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि यहाँ पे जब कोई भी अभियुक्त हो तो वहाँ पे पहले सबसे पहले उसको जो है ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद उसके सेंटेंसिंग होती है। ये बात सीधे तौर पे कोर्ट ने कहा है कि यहाँ पे एनकाउंटर के ऊपर कहीं सीधे तौर पे ऑब्जर्वेशन कोर्ट का दिखा सकता है। मैं एक चीज अनूप अवस्थी जी से जरूर ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि अनूप अवस्थी ने जब यहाँ पे पिटीशन दाखिल किया है तो पिटीशन आखिर में इनका पिटीशन किस मामले को लेकर के इन्होंने दाखिल किया है और क्यों? क्योंकि कारण है कि यदि इनके पिटीशन में क्या है, ये किस तरीके की जांच यहाँ पे चाहते हैं। दूसरी बात, एक और चीज है कि जब खुद वहां पे यूपी सरकार कह रही है कि वो यहाँ पे जांच कराना चाहती है, वो जांच हाईकोर्ट के जज के द्वारा जो है कमेटी वो फॉर्मेशन करके और वहाँ पे जांच कराना चाहती है, तो आखिर में इनको क्यों नहीं विश्वास है? राजीव राजी से ये जरूर होगा कि जब कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी है, इतनी बड़ी बात कहती है कि किसी भी अभियुक्त को यहाँ पे ट्रायल और सेंटेंसिंग ये दोनों होना जरूरी है और ये पूरे एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए, तो क्या एनकाउंटर जो है पूरे तरीके से जो एनकाउंटर हुआ है, क्या इसके ऊपर कहीं सीधे तौर पे सवाल नहीं उठाया जा रहा है? पहले सवाल अनूप से लेते हैं। अनूप जी, अनूप जी। जी जी जी, मैं उस टिप्पणी का परिप्रेक्ष्य बता देता हूं। हरीश साल्वे साहब जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस के सामने ये बात कही कि जो पुलिस फोर्सेज हैं उनका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए और उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने वो टिप्पणी की थी। ये सिस्टमेटिक फेलियर है, पूरा सिस्टम फेल हुआ है। तो मैं ये मानता हूं ये टिप्पणी पुलिस और न्याय व्यवस्था में ज्यादा है, न्याय व्यवस्था भी उतनी ही शामिल, क्योंकि खासकर जो सेशन कोर्ट। नहीं, उन्होंने पूछा कि आपने जो पिटीशन दाखिल की है उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु उठाए हैं, क्या सवाल उठाए हैं? क्योंकि उन्होंने कई सारे प्रश्न किए थे उसमें, तो मैं संक्षेप में टाइम कम है प्लीज सर, बी स्पेसिफिक, बी शॉर्ट, बी स्पेसिफिक प्लीज सर। मैंने 3 मांगो, मैंने सीबीआई जांच या एनआईए जांच या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड किसी बॉडी के द्वारा जांच की मांग अपनी पिटीशन में उठाई थी। उसमें से जो तीसरी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई बॉडी बनाई जाए, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और वो बनाने जा रहे हैं। अभी जो नया कॉन्स्टिट्यूशन होगा जुडिशियल कमेटी का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं वो कमेटी के चेयरमैन होंगे। उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसमें डीजीपी रैंक के अधिकारी रिटायर्ड और जो शशिकांत साहब हैं जज, भूतपूर्व जज हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद के, वो शामिल होंगे और इससे संदर्भित ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश सरकार अभी कोर्ट को देगी। क्योंकि एक प्रश्न यह भी उठा दिया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अगर किसी को अपॉइंट किया जाता है तो क्या उनकी निष्पक्षता पे सवाल नहीं होंगे? तो उस का उत्तर देते हुए ये कहा गया है, साल्वे साहब ने कहा कि हम एक ड्राफ्ट देंगे, उसमें हम नाम देंगे, माननीय सुप्रीम कोर्ट उस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करे या ना करे वो उनका डिस्क्रिप्शन होगा। तो इस संदर्भ में वो ड्राफ्ट दिया जाएगा और अल्टीमेटली वो जो कमेटी होगी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी होगी। ठीक है राजेश जी, मामले में राजेश जी आपका जवाब। मैं अनूप जी को सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन जहां तक बात ये जो ये कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में सर आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू रखिए बात। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज और उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, जिसके बारे में जैसा उन्होंने बताया कि हरीश साल्वे जी ने कहा कि गवर्नमेंट नाम रिकमेंड करेगी, पैनल रिकमेंड करेगी कि ये 3 लोग हैं, इनमें से आप जिसको चाहिए चुन लीजिए। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा किसको तय करेगी। और उसमें जो हाई कोर्ट के वो रिटायर्ड जस्टिस जो ऑलरेडी एक सदस्यीय आयोग जांच कर रहा था, वो भी उसमें शामिल होंगे। तो ये अच्छी बात है, इससे बड़ी पारदर्शिता रहेगी। और उसमें 3 लोग रहेंगे, जिसमें 2 जजेस हैं और एक पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले फैक्ट कलेक्शन में और सारी चीजों के एनालिसिस में मदद करेंगे। और देखिए, चूंकि एक जुडिशियल कमेटी है, ये इसलिए मौके पर जा करके हर चीज को देख करके सही नतीजे पर पहुंच सकती है। मैं इसी बात पे कह रहा था कि जब न्यायालय ने ये टिप्पणी की कि 60 मुकदमों में कुछ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप बैठ करके केवल क्लर्क की तरह से 2 एविडेंस इधर थे, 2 उधर थे, एविडेंस नहीं आए इसलिए छोड़ दिया। जबकि उसको फैक्ट फाइंडिंग में और होना चाहिए, जैसे भी बात हो रही थी
अभी आप जो हमारे जो पत्रकार महोदय हैं वो कह रहे थे संवाददाता कि आप मौके पर देख रहे हैं, सीसीटीवी कवरेज है और इंफॉर्मेशन है, गोली लगी हुई है, लोगों ने गोली लगते हुए आते हुए देखा है, उस आदमी को दौड़ करके थाने में, तमाम ऐसे एविडेंस है, सरकमस्टांशियल एविडेंस पे, एक फोरेंसिक साइंस की एविडेंस पे आदमी को हत्या में सजा हो जाती है। विदेशों में अगर आप जेल में देखिए, वहां पे तो लोग 250-250, 300-300 साल की सजा एक साथ भुगत रहे हैं और वहां से उनकी डेड बॉडीज बाहर आएंगी। हमारे यहाँ 60-60 मुकदमे में जिस व्यक्ति के ऊपर हो, वो बाहर निकल करके क्राइम कर रहा है, 8-8 पुलिस कर्मियों को मार दे रहा है। ये कहीं न कहीं अगर पुलिस सिस्टम का फेलियर है, तो मैं समझता हूं कहीं न कहीं ये जो जुडिशियल सिस्टम का फेलियर है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। सर, सबसे इंपॉर्टेंट टिप्पणी, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यही रहा कि विकास दुबे जो हिस्ट्री शीटर था, 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, वो जेल से बाहर कैसे था? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे समझना भी होगा, देखने वाली बात होगी इसको लेकर आने वाले दिनों में और क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। बहरहाल अब यूपी सरकार को नोटिफिकेशन ड्राफ्ट देना है, बुधवार को देखना बेहद अहम होगा उसको लेकर भी। फिलहाल राहुल आपका शुक्रिया, पवन आपका भी शुक्रिया, अनूप जी आपका भी शुक्रिया और राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियां हमसे साझा की। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।